हेलो फ्रेंड, जय हिंद। यहाँ पे यूपीएससी का पीवाईक्यू 2014 आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस बना चुकी है, इसलिए आगे भी संभावनाएं यहाँ पे हैं। और स्टेट पीसीएस में तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि ये 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है और इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन ये पूछा है अंडमान और निकोबार, बी कह रहा है कि यहाँ पे निकोबार और सुमात्रा, सी बोल रहा है मालदीव और लक्षद्वीप, और चौथा है सुमात्रा एंड जावा। तो कौन सा राइट आंसर है कमेंट सेक्शंस में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, और उसको मिनिस्ट्री के साथ मैच करना है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किससे मैच कर रहा है, और डेसर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे किससे मैच कर रहा है। नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया किससे मैच कर रहा है। यहाँ पे पहला का मैचिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सा आंसर सही है। पहले में 1 और 2 दिया है, दूसरे में 3 ओनली, तीसरे में 1, 2 और 3, और डी में नन दिया है। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे पिछला जो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है क्वेश्चंस, कल के डेट का, पिछले दिन का, यस्टरडे का, वो मैं आज यहाँ पे आंसर के साथ डील कर रहा हूँ। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग में था, कह रहा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर दिया है 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। तो इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इट कंट्रीब्यूटेड, यानी स्वदेशी मूवमेंट को बोल रहा है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिजन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। तो ये वेरी करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब भी स्वदेशी मूवमेंट हुई थी 1905 में, तो ये क्या चीज़ें हुई थी, ये इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करी गई थी, आर्टिजन क्राफ्ट्स को प्रमोट करने की बात करी गई थी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड रिवाइवल का इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखिएगा। दूसरा जो बात निकल के आ रही है यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में, उसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, माफ़ करिए एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा गला बैठा हुआ है, अभी गले में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा मैं अभी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी, बैठी हुई आवाज़ें हल्की हल्की आ रही होंगी, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, कुछ दिन में ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये बहुत क्लियर बात है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप एनसीई को पाएंगे कि इसकी स्थापना हुई थी इसी के दौरान। तो ये चीज़ें स्टेटमेंट एक्सट्रीमली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इसका आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, बिना एक्सप्लेनेशन सुने आपको समझ में नहीं आएगा। ये एजुकेशन प्लान लेके जब आते हैं इंग्लिश मैन लोग, तभी जाके यहाँ से अपनी इंग्लिश आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में वो सफल होते हैं 1905 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मूवमेंट और उनके लीडर कौन कौन है वो हम देखेंगे। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कौन किया था, तो ये थे महात्मा गांधी, जो कि राइट आंसर है। जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी के ऊपर लेके बहुत सारे कैंपेन किए हैं और इसको कहें कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। ऑल इंडिया किसान सभा, तो जो किसान सभा की बात आती है तो सीधे एक ही नाम आती है, सहजानंद सरस्वती, तो ये भी राइट आंसर है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ का है, वो भी रामास्वामी नैकर, ईवी रामास्वामी नैकर बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं साउथ के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, बेतला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क कहाँ है, आपको कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहें। फ्रेंड्स, जब अभी आप कमेंट सेक्शंस में यहाँ पे वो चीज़ें लिखते हैं तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रखेंगे। इसलिए मेमोरी की एक कहानी है, जब भी आप मेमोराइज करना चाहते हैं तो उसको लिख के ज़रूर याद करें। ये दुधवा नेशनल पार्क जो कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, वह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो एडिटोरियल में न्यूज़ निकली है वो किसके संदर्भ में है। तो यहाँ पे नेहरूवियन आइडियाज़ के बारे में बात करी जा रही है कि जो नेहरू की पॉलिसी थी
उसकी पुनः एक बार मृत्यु हो रही है। तो किस चीज़ की मृत्यु हो रही है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 ऑफ फरवरी को। बता सकते हैं ये किसके जन्म दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बात कर रही है, ये अनाउंस करी है अभी रिसेंटली कि जो विज्ञान प्रसार है इसको हटाने का बात करी जा रही है, यानी इसको हटा दिया जाएगा। यह बहुत ज़्यादा अपना कार्य सही से नहीं कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। यह एक ऑटोनोमस बॉडी थी कि और इसके परव्यू में ये सारी चीज़ें चेक होती थी कि कौन सी सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, क्या अनसाइंटिफिक हैं। सारी चीज़ें डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, साइंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात चल रही है कि इसको बंद करने की, किसको? विज्ञान प्रसार को। अब यहाँ पे क्यों बंद करी जा रही है? इस गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्सप्लेनेशंस देने के लिए राजी नहीं है, बस इसको बंद करने के लिए राजी हैं। और क्यों वो बंद कर रहे हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। बात करी जा रही है इसको क्या कार्य मिला था? तो ये प्रमोट करता था साइंटिफिक टेम्पर और लोगों की अंडरस्टैंडिंग को भी साइंस के माध्यम से जीवित रखता था और लोगों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देता था यह विज्ञान प्रसार। तो इसकी एक अहम रोल है लोगों के साइंटिफिक एनालिसिस में और ये अपना रोल अहम रोल प्ले करता था। लेकिन आज के डेट में जो बात करी जा रही है इसको बंद करने की बातें चली जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो मूव है, ऐसा एक्सरसाइज है जो नीति आयोग के द्वारा भी यहाँ पे कुछ बोला गया है कि इसकी फंक्शनली जो है ऑटोनॉमस थी और सोसाइटी फंक्शनिंग वाटर अंडर वेरियस विंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इसको हटाने का बात नीति आयोग के ऑफिशियल्स भी बोले हैं और एक्सप्लेन किए हैं कि यह एक इसकी फंक्शनिंग में कुछ अलग प्रकार से थी, इसीलिए इसको हटाने की बात गवर्नमेंट बोल रही है। लेकिन ये क्लियरिफिकेशंस, ये डिस्क्लोजर नहीं हुआ है कि इस क्या वैलिड रीज़न इस पे दिया जाए। सत्य बात तो ये है कि इसको क्या बोला जा रहा है? विज्ञान प्रसार इज नॉट एलोन इन दिस एक्सरसाइज इज नो कंसोलेशन। तो ये केवल इसी को हटाने की बातें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ये लोग हटा चुके हैं। लेकिन इस रेस में अब ये भी आ गया है विज्ञान प्रसार भी, ऐसा बोला जा रहा है। होल अफेयर्स हैज़ बीन क्लॉक्ड इन सेक्रेसी। सारी चीज़ें प्राइवेटली करी जा रही हैं विद नो पब्लिक कंसल्टेशन। तो पब्लिक से कोई भी चीज़ इन्फॉर्म नहीं करी जा रही है, डिस्क्लोज नहीं करी जा रही है और इसको सीधे हटाने की बात करी जा रही है। क्योंकि यह एक इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी बॉडी थी, यह अपना कार्य इंडिपेंडेंट होके कर रही थी, अपनी सारी की सारी फंक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रही थी, वो भी इंडिपेंडेंटली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अलग प्रकार से गवर्नमेंट इसमें देखी और इसको बंद कराने का प्रयास कर रही है, इसको हटाने का प्रयास कर रही है। अब देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई विज्ञान प्रसार की। विज्ञान प्रसार की जो फंक्शनिंग सही तरीके से शुरू हुई 1989 में। यह नेहरू जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित थी कि साइंस और कम्युनिकेशंस को लोगों के अंदर बढ़ाया जाए और अवेयरनेस करी जाए, तभी लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो पाएगा, ऐसा नेहरू जी सोचते थे। बाद भी ये भी बात बोली जा रही है कि इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अनब्रोकन चेन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट थी, जो कभी टूटी नहीं थी, उसकी एक मजबूत हिस्सा थी और पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी काम करती थी, जिसकी शुरुआत 1947 से ही देखी गई है। तो 1947 से चली है असली स्थापना इसकी। कब शुरू हुई फंक्शनिंग, कब शुरू हुई इसकी? तो 1989 से शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर essential input in the nation's building project and this was reflected in creation of national laboratories, higher education institutions and large dams। तो ये सारे जगहों पे इसका रोल है, डैम्स में, एजुकेशंस में, लेबोरेटरीज में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो इसका अहम रोल है। इस रोल को भी गवर्नमेंट नहीं देखी और इसको हटाने का प्रयत्न कर रही है, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। 1960s की बात करी जाए तो साइंस, कम्युनिकेशंस, ऑल इंडिया रेडियो, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सारे लोग एक अलग रोल प्ले किए किस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कि यहाँ पे हाई बिल्डिंग जो क्रॉप आई थी 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशंस के टर्म पे, तो उसमें भी इसका अलग रोल है जो कि देश को आगे ले जाने में आज
कारगर सिद्ध हुई है। ये सारे के सारे सोशल चैलेंजेज जो कि एनर्जी क्राइसिस, सुपरस्टिशियस बिलीव जो भी उभर के आ रहे हैं, वो यही हटाने में बहुत हद तक मदद करी है, इसी का रोल प्ले किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो डीएसटी क्या कर रही है यहाँ पे, डीएसटी प्रमोट करना चाहती है पब्लिक डिबेट और साइंस और टेक्नोलॉजी पे फॉर्म करेगी और डिबेट करने का बात चल रहा है। तो यह दिस वाज बॉर्न द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 1982, NCSTC का स्थापना, इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। 1982 में NCSTC की स्थापना करी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। बात करी जाए तो डीडी साइंस इन कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम भी चलाई जाती हैं, जिसके कारण अभी तक हम लोग बहुत सारे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट लोगों का हुआ है। इंडिया में साइंस की बात करी जाए तो साइंस का सब्जेक्ट लेने वाले कम ही लोग होते हैं, बहुत सारे लोग की मात्रा आर्ट वाली होती है, इसलिए ये टेम्परामेंट भारत में देखी गई। OTT चैनल की भी बात करी जाए तो ये भी साइंस से जुड़ा है कहीं ना कहीं। साइंस एंड विज्ञान प्रसार की बात करी जाए तो इसका लीडरशिप जो है ऐसा ट्रैप में फंस गया है चीज़ें कि इसको गवर्नमेंट अपनी पब्लिसिटी के साथ कहीं ना कहीं देख रही है कि जो पब्लिसिटी कराया जा सकती है वो चीज़ अगर नहीं हो रही है तो इसको हटाने का प्रयत्न करा जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से एडिटर ऐसा बातें बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कई सारे डीएसटी के जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे, जितेंद्र सिंह, इनका कहना है कि हम अपने ग्लोरीफाई कर रहे हैं एंशिएंट टेक्स्ट को और साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बता रहे हैं योगा को, लेकिन यहाँ पे अपने ही चीज़ों को हम कैसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ों को, विज्ञान प्रसार को कैसे हम बंद करा सकते हैं, ये भी क्वेश्चनेबल है। मैनेजमेंट और ओपन की बात करी जाए तो यहाँ पे ये जो चीज़ें विज्ञान भारती है जिसको हम विभा बोलते हैं, यह एफिलिएटेड है किससे, यह RSS से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो विज्ञान भारती को कहीं ना कहीं एक नया दरवाज़ा के रूप में उभारने की बात करी जा रही है, जिसको विभा हम बोल रहे हैं, और ये RSS से प्रभावित है। तो यहाँ पे सीनियर विज्ञान प्रसार ऑफिशियल्स ये बात बोले हैं कि विभा एंड द 2 एजेंसी ऑर्गेनाइज ज्वाइंट इवेंट्स दैट वर फंडेड बाय विज्ञान प्रसार। तो विज्ञान प्रसार इन लोगों को फंड किया था 1.5 करोड़ रुपए, और जिसके कारण विभा टू ऑर्गेनाइज एंड ऑनलाइन साइंस टैलेंट टेक्स्ट कॉल विज्ञान विद्यार्थी मंथन। तो विज्ञान विद्यार्थी मंथन विभा जो है ऑर्गेनाइज कराया था और 1.5 करोड़ कौन फंड किया था, विज्ञान प्रसार। तो ये फंडिंग कार्य भी कर रहा था, जिसके कारण इसकी ऑटोनॉमी को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिमिनिश करती हुई देखी जा रही है। यह स्ट्रेंज बात है कि विभा हैज कोइंसाइडेड विद द डिक्लाइन ऑफ विज्ञान प्रसार इन द पास्ट 5 ईयर। तो विज्ञान प्रसार को नीचे गिराने की बात चल रही है और विभा जो है ऊपर उठने की बात चल रही है। तो विज्ञान भारती विज्ञान प्रसार में कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है और गवर्नमेंट विज्ञान प्रसार को हटाने की बात करी जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट से पूछा जब भी जा रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है अपनी मोटिव कि हम क्यों इसको हटा रहे हैं, क्यों इसको इस चीज़ को बंद करने जा रहे हैं। तो ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और अपने साइंस एंड टेक को हमको आगे बढ़ाना है, तो इस सब चीज़ को हमें लेके चलना चाहिए, सारे इंस्टीट्यूट को एक साथ लेके चलना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है हमें कि कौन आपका फेवर कर रहा है, कौन आपका फेवर नहीं कर रहा है। ये ऑटोनॉमी की बात है, ये कंट्री की बात है, ये देश की बात है, तभी जाके लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे हम लोग फेवरेटिज्म देखेंगे, ऐसे ही हम लोग देखेंगे कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसकी ऑटोनॉमी को किल कर दिया जाए तो हम लोग इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है अभी कंसेंसुअल डाइवर्स को यहाँ पे इंड कर सकता है, इसलिए इट कैन इंड वेट फॉर कंसेंसुअल डाइवर्स। तो दोनों तरफ से दोनों पार्टी अगर हाँ बोलती है तो यहाँ पे डाइवर्स होता है, नहीं तो नहीं होता है। इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोल रही है यहाँ पे। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसके कारण वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इसको कहते हैं 142, ये कई बार पीछे में क्वेश्चंस आए हैं। इस आर्टिकल की सहायता से सुप्रीम कोर्ट आपसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकता है, ये उसका अधिकार है, उसके पास पावर है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए देखते हैं कि कहाँ तक अभी आगे चलता है, लेकिन ये अभी लिमिटेड है। अपना जजमेंट तो दिया है कि हाँ एक लोगों ये कई सारी चीज़ों में हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये
केस टू केस वेरी कर सकता है कि अगर पति और पत्नी दोनों का कंसेंसुअल नहीं है तो केवल एक को अगर चाहिए तो भी हम विपरीत परिस्थिति में सर्टेन कंडीशन में यहाँ पे हम एक को डाइवर्स दे सकते हैं। डजेंट मैटर अगला राजी हो कि नहीं हो। तो इसलिए वो वहाँ पे अपनी चीज़ों को देखेगा और जो क्विक डाइवर्स है उसको ऐसा नहीं है कि आप गए सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर देंगे और आपको डाइवर्स मिल जाएगा एक लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जजमेंट दिया है कि हम तभी करेंगे जब भी हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके अगर चीज़ें आती हैं तो अपने उन पे सर्टन केसेस पे वो विचार करेंगे और तब जाके आपको डाइवर्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं। बिहार के बाद उड़ीसा जो है बात करी जा रही है। यहाँ पे ओबीसी कास्ट का सर्वे कराया है और देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा बिहार का कास्ट सेंसस हो रहा है, कास्ट सर्वे हो रहा है, देखते हैं क्या निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग यूनिट दिल्ली में, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ इन्वेंट्री और डिस्कवरी और न्यू स्टेप्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि 14 पॉइंट एक्शन। तो कभी पहले याद रखिएगा 14 पॉइंट एक्शन क्या है। तो यह आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है और कौन स्टार्ट किया है, तो दिल्ली स्टार्ट किया है, क्वेश्चन बन सकता है। तो केजरीवाल जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, कि हम 14 पॉइंट एक्शन प्लान लेके आए हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। किस समय में, इस समर में, इस गर्मी में। तो क्या करेंगे ये बोल रहे हैं कि 70 इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन लाएंगे जो झाड़ू लगा के किनारे कर देगी रोड की गंदगी को, और 250 वाटर टैंक स्प्रिंकलर लाएंगे ताकि जो भी धूल धक्कड़ उड़ रहे हैं उसको हटाया जा सके। 225 पेट्रोलिंग टीम रहेगी, 159 टीम रहेगी जो मॉनिटर करेगी डस्ट पॉल्यूशन को। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। 220 पेट्रोलिंग यूनिट यहाँ पे भी रहेंगी, 176 ये टीमें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के दिल्ली की पोल्यूशंस को कम करेंगी। हॉट स्पॉट बन चुका है दिल्ली कहीं ना कहीं। अगर बात करें हम किसी भी कंट्री में, देखिए कोई भी कंट्री का पोल्यूशंस अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशंस, नॉइज पोल्यूशंस, ये सारे पोल्यूशंस होने तय हैं। लेकिन इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग एफॉरेस्टेशंस करके, अपने रिवाइवल प्रोजेक्ट को लाके, अपनी ट्रेडिशंस को इनकरेज करके, पॉन्ड्स को रिवाइवल करके, रिवर को रेजुविनेट करके, ये सारी चीज़ें। तो प्लांटिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सारी चीज़ों का मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशंस बहुत आवश्यक है, तभी जाके कोई चीज़ें यहाँ पे संभव है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे एक पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पे पाई जाती है, इसका आप लोग लोकेशन हमें बताएंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती है। और ये पवित्रा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनो की वजह से फेमस है। याद रहे हमेशा आपको कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस 2 बार बना चुकी है। यह एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो ये इसलिए ये आसाम में पाई जाती है पवित्रा नेशनल पार्क, यहाँ पे मेंशन है। मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तो वन हॉर्न्ड राइनो से क्वेश्चंस यूपीएससी बनाई है और स्टेट पीसीएस ने भी बनाई है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इसका लोकेशन याद होना चाहिए, इसमें क्या पाए जाते हैं ज़्यादा वो याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर जो है उसकी मृत्यु हो गई है, डाइज इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये जो मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व, मेलेनिस्टिक का मतलब इनके कलर में अंतर हो गया, थोड़ा सा काला और रेड और येलो और स्ट्रिप्ड होते हैं ये, इनको मेलेनिस्टिक बोला जाता है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आपके उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का जो स्टेट है वहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे पहली बार देखा गया, पहली बार भी रिपोर्ट करी गई है मेलेनिस्टिक टाइगर यहाँ पे। बाइंग टाइम जो एडिटोरियल है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बोली जा रही है अडानी ग्रुप का जो जांच चल रहा है वह सेबी की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उठा रहा है। तो देखते हैं सेबी यहाँ पे कैसे रोल प्ले करती है। और बात करी जा रही है जो मिस डेमनर और वायलेशन ऑफ स्टॉक हुई है, जो भी प्रोब हो रही है वहाँ पे, उस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार जो रिसर्च आई थी उसको देख के अडानी ग्रुप पे यहाँ पे नोटिस भेजा गया था। तो सेबी क्या कह रही है, सेबी कह रही है हमें 6 मंथ दीजिए, तब जाके हम कोर्ट को फाइनल चीज़ें अपनी दे पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। क्यों?
क्योंकि जो भी स्मॉल स्मॉल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारी की सारी डिटेल डाटा निकालेगी सेबी, तभी जाके यहाँ पे कोई कार्य कर पाएगी। तो उसको डिटेलिंग लेने में टाइम लग रही है। हालांकि वो पहले ही से भी ये बता चुकी है कि हम पाए हैं बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस जो कि गलत है, लेकिन छोटे छोटे इतने हैं कि उनकी डाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए डाटा को निकालने में उसको टाइम लगेगा, ऐसा बात बोल रही है। तो यही बात बोल रही है। अब सेबी के चीफ देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो सेबी के चीफ ये भी बात बोले हैं कि द एलिफेंट इन द रूम, तो जो हाथी है वो घर में है। अब इसका क्या मतलब होता है आप सभी लोग समझ सकते हैं। बात आती है कोर्ट की, तो कोर्ट टास्क दिया है रेगुलेटर को कि आप स्पीडली कंक्लूड करिए इस प्रोब को, तभी जाके कोई भी वायलेशंस और रेगुलेशंस ये चीज़ें रुकेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांजैक्शंस को बता रही हैं यहाँ पे कि ये इलीगल है, और बहुत सारे फेल्ड और पार्टी रिलेटेड इशू भी हैं यहाँ पे जो हमको आने वाले समय में मिलेगा। 2 मंथ डेडलाइन दी गई है सेबी के लिए सेट यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी के साथ। अब देखते हैं ये कब तक रिपोर्ट अपनी देती है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल भी यहाँ पे हुआ है, और कई सारे डोजन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसी के लिए कोर्ट इनको बोली है कि आप जल्द से जल्द हमें अपने रिपोर्ट फाइंडिंग जो भी आपके पास डाटा है वो हमें भेजिए ताकि हम चेक कर सकें। सेबी डज नॉट सबमिट इस रिपोर्ट टू द कोर्ट बाय दिस नवंबर। अगर सेबी नवंबर में नहीं सबमिट करती है तो क्या होगा, इट विल मार्क 10 मंथ सिंस द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो 10 महीने हो जाएंगे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए हुए, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर सिंस इट्स इनिशिएटली स्टार्टेड एग्जामिनिंग कंप्लेंट अगेंस्ट द ग्रुप। तो ग्रुप के जो ग्रुप है अदानी ग्रुप, उसकी कंप्लेन जो कंप्लेन पड़ी है अदानी ग्रुप पे, उस चीज़ की फाइंडिंग कैसे होगी। रॉन्ग डूइंग हैज़ बीन फाउंड, तो गलत कोई भी चीज़ें सारी चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए कोर्ट सेबी को बोल रहा है कि जल्द से जल्द चीज़ें करिए, और चीज़ों को पिटीशन डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मत रखिए, जल्द से जल्द डिस्क्लोज करिए। और बैड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर इन इंडिया फिनेंशियल मार्केट ये है कि यहाँ पे गड़बड़ी पाई गई है, कई सारे लोगों के पैसे डूब गए हैं, कई सारे लोग अमीर बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल को देखते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल रेमिशंस की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे आनंद मोहन सिंह जो हैं वह फिर से रिलीज हो गए। आनंद मोहन सिंह एक बिहार के एमपी थे, तो उनको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, यहाँ बाहुबली लोग हैं। और यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का जो डिसीजन है लास्ट मंथ में, वो क्या है कि ये ग्रांट दे रहे हैं, रेमिशन दे रहे हैं किसको, आनंद मोहन सिंह को। इज ए डिस्टर्बिंग पॉलिटिकल सिग्नल, तो यह पॉलिटिकल सिग्नल सिनेरियो को एकदम बदल देगा, एकदम भिड़ा के ख़त्म कर सकता है। ये ऐसी पर्सनालिटी हैं बिहार में। तो इन पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। इनके बच्चे का पैरोल पे आएंगे अपने सन्स के इंगेजमेंट में, अपने सन के इंगेजमेंट में, वाज सर्विंग लाइफ सेंटेंस। तो इनको लाइफ सेंटेंस मिला है, क्यों मिला है वो भी हम देखेंगे। तो ये कन्विक्टेड पाए गए हैं मर्डर में, किसके, तो डीएम के मर्डर में, गोपालगंज के डीएम की इन्होंने हत्या कर दी थी, और यंग आईएएस ऑफिसर्स जी कृष्णैया को। तो जी कृष्णैया जो कि एससी थे, उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। तो यह एक कास्ट गेम हमेशा चलता रहता है। शेड्यूल कास्ट सिविल सर्वेंट की हत्या इन्होंने कर दी थी। अभी इनको रेमिशन और रिलीज के बेस पे निकाला गया है, और ये सन्स के इंगेजमेंट में अटेंड करने की बात चली है। तो देखते हैं क्या होता है। अप्रैल 10 अमेंडेड द बिहार प्रिजन। इसी 10 अप्रैल को बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 को बदला गया है। तो क्यों बदला गया है यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें से क्या रिमूव करने की बात करी गई है, मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी क्लॉज फ्रॉम द केस लिस्ट फॉर विच द रेमिशन कैन नॉट बी कंसीडर। तो इस चीज़ को हटाने की बात करी गई है। अगर कोई भी किसी की हत्या कर देता है तो उसको रेमिशन नहीं मिलेगी, ऐसी थी, लेकिन अब इसी चीज़ को हटाने की बात करी जा रही है कि अब रेमिशन भी मिल सकती है। बस इसी चीज़ को हटाने की बात यहाँ पे चल रही है, और बिहार गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी चीज़ें करी है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट 2007 में अवार्ड किए थे इनको कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का यही मतलब होता है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, इनको लाइफ टाइम सेंटेंस दिया गया था। इनके साथ साथ 27 लोगों को भी
निकाला जाएगा, ऐसा बात यहाँ पे बोला जा रहा है। और आल स्पेंट एटलीस्ट 14 ईयर्स इन जेल। तो ये सभी लोग जो निकले ये 14 साल जेल में अपनी सज़ा को काटे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हर स्टेट में बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को जज करना कि सिंह का रिलीज क्यों चीफ मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं और नीतीश कुमार करवा रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एक कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये एक नया अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो नया एंगल क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण देखते हैं आगे वाले समय में इनको आगे ये निकलते हैं बाहर तो कौन सा चीज़ें चेंज होती हैं बिहार गवर्नमेंट में, ये चीज़ें निकल के आएंगी आगे। चीफ मिनिस्टर साहब ये भी कहे थे जब ये इलेक्शंस की रैली किए थे कि हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं इनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन अपना प्रयास मैं बेस्ट करूंगा कि इनको जल्द से जल्द बाहर निकालनी है। बताइए क्रिमिनल को कोई भी सीएम कैसे बोल सकता है कि हम इनको प्रयास कर रहे हैं बाहर निकालने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जनता ही उनको डिमांड कर रही है इलेक्शन रैली में, तो उनको जवाब देना पड़ रहा है कि हम जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करेंगे, जो कि गलत है। ये लीगली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, मोरली गलत है, एथिकली गलत है। यह किसी भी रूप से लॉ के अनुसार ये गलत बात है। कोई भी सीएम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने ऐसी बातें बोली। इनकी वाइफ जो हैं सिविल सर्वेंट की कृष्णैया की, उमा कृष्णैया, इन्होंने अपना अपील डाला है, पिटीशन डाला है कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस को ये टूट जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, और डे टू डे अफेयर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगा। तो आनंद मोहन सिंह जो है उसकी रिलीज की केस स्टडी यहाँ पे देखी जा सकती है और देखते हैं आगे इसके मैटर में क्या होता है। बात ये भी करी जा रही है कि मैटर ऑफ प्रोप्राइटरी हो गई है बिहार गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस में, ये अपने हाथ में सब चीज़ ले लिए हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इसको रिकंसिडर करने की बात करी जा रही है डिसीजन को, और रेमिशंस को तुरंत हटाने की बात यहाँ पे मांग मिल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, चाइना जो है मेल एंड फीमेल दोनों में चेस चैंपियन हो चुका है अभी रिसेंटली। बात करी जाए डिंग लीरेन की, तो ये अभी ग्रैंड मास्टर चेस जीत चुके हैं, और जू वेंजुन की बात करी जाए तो ये जुलाई में जीत चुकी हैं। तो ये सारी बातें अभी रिसेंटली है, लेकिन बात करी जाए पूरे डाटा की तो इंडिया चाइना से बहुत ही आगे है, कोई तुलना ही नहीं है। तो इंडिया 80 के आसपास ग्रैंड मास्टर, अब 5 सुपर ग्रैंड मास्टर हम लोग जीत चुके हैं। तो ये अभी रिसेंटली बात है जो चाइना ने दोनों जीता है, और ये नया न्यूज़ है तो इसलिए मैंने डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे टोटल ग्रैंड मास्टर यहाँ पे 106 यूएस, उसके बाद इंडिया, फिर रसिया, फिर चाइना 49। तो यहाँ पे इन लोगों का कोई कंपेयर नहीं है, इसलिए इंडिया हमेशा यहाँ पे ऊपर रह रहा है और चाइना यहाँ पे नीचे है। तो इस चीज़ को देखिएगा, हम लोग वर्ल्ड में हम लोगों का बहुत नाम है। चाइना अमेंड कर रहा है अपनी एंटी स्पियोनेज लॉ। स्पियोनेज लॉ में क्या होता है, कोई भी किसी दूसरे कंट्री में जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, चुपके ताका झाकी करता है, तो उसको स्पियोनेज बोलते हैं। तो कोई भी अपने देश के जो भी खुफिया एजेंसी होती हैं उन्हें स्पियोनेज बोलता है। उसके एंटी विरुद्ध में एक लॉ लेके आया है। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे बात करी जा रही है, सबको प्रिवेंट करने की बात करी है और स्टॉप करने की बात, और पनिश करेगा स्पियोनेज कंडक्ट को, मेंटेन करेगा नेशनल सिक्योरिटी को। तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बदले ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने की बात करी जा रही है। एंटी स्पियोनेज लॉ क्या यहाँ पे लेके आया है चाइना, ध्यान रहे ये चाइना लेके आया है, इसलिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आर्टिकल 1 में वो क्या कहते हैं कि लेजिस्लेशन जो है प्रिवेंट करेगा, स्टॉप करेगा, पनिश करेगा एस्पियोनेज कंडक्ट को, और मेंटेन करेगा नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे। तो यह बहुत बड़ी बात है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे फोकस करेंगे, और होल ऑफ द सोसाइटी को ये अपने इर्द गिर्द में ले सकते हैं, अपने सर्किल में ले सकते हैं। और जो भी चाइनीज इंटरप्राइजेज हैं उनको भी यहाँ पे उस क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकता है। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट आर स्पेशली कंसर्न विदर चाइनीज कंपनी पर्टिकुलरली इन द टेक सेक्टर। तो जो भी टेक सेक्टर में जो भी फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज हैं उनको भी ये चपेटे में ले लेगा, और उनसे भी अगर कोई भी चीज़ एस्पियोनेज के काम होते हैं, कोई भी खुफिया एजेंसी के काम होते हैं, उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा और उनको
पनिश भी करने का अधिकार रख रहा है। तो ऑल डॉक्यूमेंट, डाटा, मटेरियल सभी को स्कैन करने की इसको पावर मिल जाएगी, और जिसके कारण साइबर अटैक, सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ों को ये देख सकेगा। सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो बोथ विद इन चाइना एंड बियॉन्ड चाइनीज़ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट होंगे वहाँ पे भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आप क्या बता रहे हैं दूसरे कंट्री को जाके, और अब आप पब्लिकली क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वह सब भी निशाने पे आ जाएंगी। तो फॉरेन इंटरप्राइजेज भी निशाने पे आ जाएंगे, जो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो भी निशाने पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी वहाँ पे जाती है उस कंट्री में, चाइना में, तो इस एक्ट के तहत उनको भी फंसा सकते हैं, जान के भी फंसा सकते हैं। अगर वहाँ पे गलत चीज़ हो रहा है तब तो फंसने का चांस बना ही रहेगा। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके ये एक्ट लाया गया है। बात करी जा रही है यहाँ पे अफजल अंसारी को। तो अफजल अंसारी को बीएसपी से थे, इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो लोकसभा में आजकल चल रहा है कि जब कुछ हो तो जो भी केस पड़ा हो उस पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अदर पार्टी के, अपने पार्टी के कई सारे मेंबर हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने का बात कभी नहीं चलेगा, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। ये इक्वालिटी की बातें नहीं करी जा रही हैं। तो अगर आप अपने पार्टी के मेंबर को भी करें तब जाकर ये सारी चीज़ें सत्य मानी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे किसी का डिस्क्रिमिनेशंस नहीं मानी जाएगी। तो सारी पार्टियों को एक होके आना चाहिए और ये चीज़ें देखना चाहिए। मेरा मानना है कि जो है जस्टिस डिलीवर हो रही है कि नहीं, लोगों को अपना अधिकार मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एमपी तक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, जो कि इतिहास में अब पहली बार ऐसा चीज़ें हो रही हैं। बहुत कड़ी गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेने में कभी भी डिले नहीं करती है। तो जो जस्टिस है बहुत तीव्र गति से आ रही है, और किसी भी गवर्नमेंट को जस्टिस अगर देनी हो तो हमको लगता है स्वयं जज नहीं बन जाना चाहिए। जो जुडिशियल सिस्टम है उसका जो वर्क है वो बिल्कुल करना चाहिए, जुडिशरी को अपना वर्क, और कहीं भी इंटरवेंशंस नहीं करना चाहिए जुडिशरी के मैटर में गवर्नमेंट को। इंडिया लीड्स इन लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल एंड सेलिंग टू यूरोप, रिपोर्ट में ये बोला है। तो लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग ये होता है एक जगह से अगर अलाउ कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो दूसरे जगह हम जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग मनी से हम समझते हैं, अगर इस देश में कंपनी खोला, इस देश में कंपनी खोला, इस देश में कंपनी खोला है, तो यहाँ का जो चार्ज है वो अलग है टैक्स का, यहाँ का चार्ज है अलग टैक्स का, यहाँ का चार्ज अलग है। मान लीजिए यहाँ पे हमें टैक्स फ्री करना है, तो ये हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी यहाँ खोलेंगे और यहाँ से जो धन कमाएंगे टैक्स फ्री, वो कैसे करेंगे, इनको यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये चीज़ें हमें फ्री हो जाएंगी। क्योंकि भारत में चीज़ें क्या है, टैक्सेबल है अगर हाई, तो यहाँ पे टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री हेवन जो है कंट्री, उन कंट्री में अपने कंपनी को सेटअप करिए, वहाँ से अर्निंग को लेके आइए। ऐसी चीज़ें लॉन्ड्रिंग बोली जाती है। तो ये तिकड़मबाइश क्या है अब समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर रसिया है और यहाँ पे चाइना है और यहाँ पर इंडिया है, तो रसिया के ऊपर ऑयल का बैन लगा दिया है वेस्ट कंट्री। तो रसिया के ऊपर ऑयल की जब बैन लग गई है तो ये अपना माल किसको दे रहा है, रसिया अपना माल इंडिया को दे रहा है, रसिया अपना माल चाइना को दे रहा है। अभी 2 ही कंट्री वो मैं ले रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं तुर्की भी है, यूएई भी है, सिंगापुर भी है। तो ये 5 कंट्री हैं जिनको माल दे रहा है, लेकिन मैं 2 कंट्री का उदाहरण ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन कंट्री को, इंडिया को दे रहा है। तो इंडिया में कौन सा पोर्ट है, तो इंडिया में जो पोर्ट है वो वादिनार पोर्ट को लगभग 49% के आसपास इसका शेयर है, जिसके कारण ये अपने ऑयल को यहाँ से आता है और इंडिया को भेजता है, और इंडिया जो है जिस कंट्री को डिमांड होती है उस कंट्री में सप्लाई कर रही है। तो अभी सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत जो है रशियन ऑयल को सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण इंडिया को भी अनप्रेसिडेंटेड लाभ मिला है यहाँ पे। तो इंडिया जो है एक लैंड्रोमेट की तरफ काम कर रहा है, और इसका जो रिपोर्ट निकल के आया है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन कंट्री विच आर ऑल पार्ट ऑफ द प्राइस कैप कोलिशन दैट बास्ट ट्रेड एंड इंश्योरेंस फॉर एनी ऑयल परचेज। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, लॉन्ड्रोमेट कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। देखते हैं आगे क्या चीज़ें चलती हैं। और इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ डीजल फॉर एग्जांपल ट्रिपल हो गया है,
और डीजल का एक्सपोर्ट हम ट्रिपल कर दिए हैं। रसिया यूक्रेन वार जो चला है उसकी वजह से यहाँ पे वेस्ट कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और हम लोग किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप टॉक करिए, टॉक से समाधान निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्री बातें नहीं मान रही है। तो यहाँ पे नीदर द पेट्रोलियम मिनिस्टर नॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिस्पॉन्ड किए हैं कि रिक्वेस्ट फॉर ए कमेंट ऑन द रिपोर्ट कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिया एज ए ऑयल लॉन्डर फॉर रसिया। तो यहाँ पे ऑयल लॉन्डरर हम लोग हैं कि नहीं, इसमें कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे अपने बात को मनाए नहीं है, कोई कमेंट दिए नहीं है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया को इस रूप में देखा जाता है कि नहीं। ये बहुत ही बुरी बात है। रेसलर इंडिया के जो हैं, इंडिया के प्राइड नहीं ग्लोबली प्राइड माने जाते हैं, जो वो लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस यहाँ पे देखा जा रहा है, सपोर्ट के लिए ये लोग आए हैं। फ्रांस की बात करी जाए तो यहाँ पे लियोन में जो पेंशन रिफॉर्म की बातें बोली गई हैं उसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये चीज़ें याद रखिएगा, पेंशन रिफॉर्म की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे रिसेंटली अभी AIME यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है इमडेक्स 23। तो इमडेक्स 23 कहाँ हुई है याद रखिएगा, ये सिंगापुर में है। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज तो कहाँ पे हुई है, सिंगापुर। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपका सतपुरा पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा सतपुरा शिप, ये अपनी शिप हैं और सिंगापुर में ये चीज़ें हुई हैं, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है रिटेल सेक्टर लीड किया है किस चीज़ के लिए, वो वुमेन को हायरिंग करने के लिए किस फील्ड में, एस्टीम से क्वेश्चंस याद रहे, UPSC पूछ चुका है इसलिए मैंने इसका डाला हूँ। तो एस्टीम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस फील्ड की लेने वाली महिलाओं को, औरतों को, फीमेल्स को यहाँ पे हायर किया जा रहा है, नौकरी में, जॉब में यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इस चीज़ की बढ़ावा हुई है, इस चीज़ के लिए बड़ी अच्छी बात है कि साइंस एंड टेक में हमारी दिलचस्पी निकल के आएगी, जिसके कारण साइंस एंड टेक भारत का डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे बात करी जा रही है 62% ऑफ द एम्प्लॉयर्स इन इंडिया इंटेंड टू हायर वुमेन इन स्टीम फील्ड। तो 62% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इस आंकड़े की बात करी जाए तो ये इस आंकड़े में स्टेम हायरिंग ऑफ वुमेन एट 12%। तो ये 12% के आसपास स्टेम हायरिंग है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की है। तो राइज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग जो डिमांड हो गई है, इसकी वजह से स्टेम क्वालिफाइड वुमेन की डिमांड बढ़ जा रही है, क्योंकि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पे एक टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत हमें होती है, जिसके कारण इन लोगों का डिमांड बढ़ जा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सुनहरा मौका निकल के आ रहा है। इस सारी चीज़ को आपको जो मैं बताया वो न्यूज़ आपके एडिटोरियल से सारी चीज़ें प्रतिदिन का मैं लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।